नमस्कार, आपके साथ मैं आदिति त्यागी और स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं तो जयपुर डायलॉग्स के रॉकस्टार संजय दीक्षित जी पहले भी हमारे इस चैनल पर आ चुके हैं और एक बार फिर से हमारे साथ है। राहुल गांधी अपने स्टेटमेंट्स को लेकर लगातार सुर्खियों में है। इसी पर आज उनका विश्लेषण हम देखेंगे और सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे अपील करना चाहती हूँ, आदिति त्यागी ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने सोशल मीडिया पर और अपने सोशल सर्कल्स में इसे शेयर भी करें। संजय साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने वक्त निकाला है अपने नमस्कार आपके दर्शकों को, धन्यवाद। सर, पहला सवाल यही है, राहुल गांधी विदेशी धरती पर उन्होंने अपने रिकॉर्ड को बरकरार रखा है। जो किया जाता है उसी रिकॉर्ड को बरकरार रखा है उन्होंने। वो तो उन्होंने कह ही दिया ना, उन्होंने कह दिया कि भाई जितना अभी कुछ हुआ है भारत में वो चूंकि एनआरआई लोगों ने किया है, इसलिए वो भी एनआरआई के रूप में ही जाने जाना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि लोग उनको एनआरआई के रूप में जाने, इसलिए वो जो भी है अपना जो सारा जो निचोड़ है अपने ज्ञान का वो बाहर जाके ही देते हैं। तो हमें उनके ज्ञान का जो भी आप देख रही हैं, उनके ज्ञान का निचोड़ देखने को मिल रहा है, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में क्विंटिसेंस। तो उनकी क्विंटिसेंशियल जो विजडम है उसको हम इस समय प्राप्त कर रहे हैं और उसके लिए हमें पूरी तरह से कृतार्थ होना चाहिए, क्योंकि यदि इस तरह की विजडम ना मिले तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चैनल्स का तो कारोबार ही बर्बाद हो जाएगा। इतना ज़बरदस्त एंटरटेन मिलता है, फिल्में आजकल सारी फ्लॉप हो रही हैं, इसी वजह से फ्लॉप हो रही हैं क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो दूसरी तरफ चली गई है और उसके सेंटर में हमारे राहुल जी हैं। फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, अपना रिकॉर्ड वो बरकरार रख रहे हैं, लेकिन एक सवाल उठता है संजय जी, और सवाल ये उठता है सर कि राहुल गांधी ये सब जानबूझकर तो नहीं करते हैं, क्योंकि आपने जैसे बताया कि फिल्में फ्लॉप होने लगी हैं तो जो स्पेस उन्हें मिलता है वो अपने आप में वो जिस तरह की फिल्में फ्लॉप हो रही हैं उसी तरह का स्पेस उनको मिलता है। जो लोग उस तरह की फिल्में देखना पसंद करते हैं वो आजकल इनकी जो लाइव चल रहा है वो देखते हैं, तो उससे कोई इलेक्टोरल आउटकम पे अंतर पड़ता है या नहीं पड़ता है वो तो एक रिसर्च का शोध का विषय है। लेकिन हाँ, वो उस तरह के जो लाइट हार्टेड कैजुअल जो फिल्में देखने वाले लोग हैं वो आजकल जो है इस तरफ ज़्यादा फोकस्ड है और उनकी जो सारी जो स्पीचेस आती हैं वो आती भी उसी 9 से 12 के शो में है, तो बिल्कुल सही चल रहा है। बिल्कुल सही चल रहा है, आप ये कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी द्वारा जिस तरह के स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, चाहे वो, मैं स्टेप बाय स्टेप चलती हूँ, एक एक स्टेटमेंट लेती हूँ। बीजेपी आरएसएस, वो कहते हैं, उन्होंने एक बड़ी बात ये कही थी कि एक स्टेटमेंट का जिक्र तो आप ही ने किया, चलिए उसी से शुरू कर लेते हैं, जो एनआरआईज को लेकर और फ्रीडम स्ट्रगल में एनआरआईज का रोल, महात्मा गांधी को लेकर उनका स्टेटमेंट, और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी उन्होंने ये बयान दिया था और तब भी उन्हें काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। देखिए, जिस समय की बात वो कर रहे हैं उस समय तो एनआरआई का कॉन्सेप्ट ही नहीं था और लोग पढ़ने लिखने के लिए बाहर जाया करते थे। पढ़ने के लिए पहले गांधी जी भी विदेश गए थे, वहाँ से वापस आए, यहाँ पे उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं चली तो वो चले गए साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका में भी ये बताया जाए कि वो जो है वो कोई ह्यूमन राइट्स मूवमेंट नहीं चलाते थे। ये आप बिल्कुल स्पष्ट जान लें कि जो वो वहाँ चलाते थे वो इंडियन के राइट्स का मूवमेंट चलाते थे, उनको अफ्रीकन के राइट से कोई मतलब नहीं था। वो ये कहते थे कि जो भारतीय हैं वो लॉयल सब्जेक्ट्स हैं ब्रिटेन के, इसलिए लॉयल सब्जेक्ट्स के रूप में उनको मान्यता मिलनी चाहिए। और उनके कुछ विशेष कॉन्टैक्ट थे, कुछ आपको पता ही होगा, जर्मन्स थे और कुछ अमेरिकन्स थे, उसकी सहायता से बाद में उनका नाम हुआ उनके कारण और फिर वो भारत आए। उन्होंने भारत की नागरिकता तो कभी छोड़ी नहीं थी और उस समय जो था मेरे विचार से जो पासपोर्ट इत्यादि की स्थिति थी वो इतनी कड़ी होती भी नहीं थी। ये तो बाद में आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की घटनाएं हैं जब नेशनल बाउंड्रीज और पासपोर्ट्स वगैरह इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए। अब सरदार पटेल की बात करें, आपके सुभाष चंद्र बोस की बात करें, भीमराव अम्बेडकर की बात करें, जिनकी भी बात उन्होंने की, ये सारे के सारे लोग पढ़ने के लिए बाहर गए थे
अब जो पढ़ने के लिए बाहर जाता है, अभी जानती हैं कि आज भी जो पढ़ने के लिए बाहर जाता है ना, उसको एनआरआई नहीं बोलते। एनआरआई उसको बोलते हैं जो अमेरिका में जाता है H1B वीज़ा पे। स्टूडेंट वीज़ा पे जाने वाले को एनआरआई नहीं बोलते। ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल ले लें। ऑस्ट्रेलिया में भी एक स्टूडेंट वीज़ा होता है, एक वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंस होती है। तो जो स्टूडेंट वीज़ा वाला होता है उसको एनआरआई नहीं बोलते। जो परमानेंट रेजिडेंस वहाँ पे लेके रहता है, वो पीआर लेके, जिसको पीआर बोलते हैं या अमेरिका में ग्रीन कार्ड बोलते हैं या H1B वीज़ा इत्यादि बोलते हैं, वो होते हैं तो एनआरआई। अब ये जितने भी लोग गए थे वो सारे के सारे स्टूडेंट वीज़ा इत्यादि पे या स्टूडेंट प्रोग्राम्स में गए थे। तो इसलिए जो टेक्निकली भी बात करें आप, तो टेक्निकली भी राहुल गांधी की बात जो है वो एक विलक्षण बुद्धि का परिचायक है। उसको हम सामान्य बुद्धि में समा नहीं सकते। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इस वक्त देश में दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई हो रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है जो कि महात्मा गांधी की विचारधारा है, और दूसरी तरफ बीजेपी और संघ की विचारधारा है जो कि नाथूराम गोडसे की विचारधारा है। महात्मा गांधी की विचारधारा से तो हमें भारत का विभाजन ही मिला था, एक बात। दूसरी बात, जो महात्मा गांधी की जो विचारधारा थी जिसमें वो भारत को राम राज्य के रूप में रखना चाहते थे, और उसकी तरफ तो आज तक कोई किसी भी प्रकार की झुकाव दिखाया नहीं है राहुल गांधी जी ने या और उनकी कांग्रेस पार्टी में। हाँ, ये अवश्य हम जान रहे हैं कि आजकल वो टीपू जयंती वापस करने वाले हैं कर्नाटका में। तो उनकी विचारधारा टीपू की विचारधारा हो सकती है, उनकी विचारधारा जिन्ना की विचारधारा हो सकती है, उनकी विचारधारा औरंगजेब की विचारधारा हो सकती है, क्योंकि इनकी विचारधाराओं को वो लगातार पोषित करते रहते हैं और लगातार उसका गुणगान करते रहते हैं। तो ये उनको बताना पड़ेगा कि भाई जो गांधी जी की राम राज्य की अवधारणा थी उससे वे सहमत हैं या नहीं, क्योंकि गांधी जी तो अपने आप को हिंदू कहते थे, उन्होंने तो अपने आप को सेक्युलर कभी कहा नहीं। ये जो सेक्युलरिज्म की बीमारी है, ये तो इनके जो परनाना जी थे, हमारे नेहरू चाचा, वो लेकर आए थे। उसके पहले तो ये बीमारी थी नहीं। भारत का विभाजन भी जो हुआ वह सीधे सीधे मजहब के आधार पर हुआ, हिंदू मुस्लिम करके हुआ। आप भी जानते हैं, अगर किसी को प्रमाण चाहिए तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट उठा के पढ़ ले, उसके शेड्यूल्स देख ले, उसमें किस प्रकार से विभाजन किया है वो देख ले, तो ये तो प्रमाण है। और जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है वो आज भी ब्रिटिश पार्लियामेंट की स्टैट्यूट बुक पर विद्यमान है। भारत ने भले ही ये लिख दिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 395 में कि वी रिपील द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जो एक्ट आपके हैं नहीं उनको आप कैसे रिपील कर सकते हैं? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट आज भी विद्यमान है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, पता नहीं आपको ज्ञान है कि नहीं है, कि जिस महान नेहरू जी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने यह अपने तथाकथित विचारधारा यहाँ पर चलाई है, जिसको ये कांग्रेस की विचारधारा कहते हैं, उन्होंने चलाकर इंडिपेंडेंस के स्थान पर एक डोमिनियन स्टेटस स्वीकार किया था। और डोमिनियन स्टेटस स्वीकार करने के साथ साथ जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है उसको उठा के पढ़ लीजिए, उसका शायद सेक्शन 4 है, उसमें जब ये लिखा गया था कि जो सॉवरेंटी है भारत की वो किंग के पास रहेगी, यानी कि ब्रिटिश किंग के पास रहेगी, तो वो भी इन्होंने स्वीकार किया था। और आपको संभवतः ज्ञात ना हो कि यह क्लॉज जो है वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक्ट है उसमें 1976 तक विद्यमान थी। यानी अगर आप टेक्निकली देखें तो भारत जो था वो ब्रिटेन का उपनिवेश था 1976 तक। यदि ये कांग्रेस की विचारधारा है कि वो पश्चिम का गुलाम रहना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि साहब ये विचारधारा कोई भी भारतीय इसको मानेगा। और यदि इसका विरोध करना और ये कहना कि कांग्रेस जो है वो आज भी पश्चिम की गुलामी में जी रही है,
इसको यदि वो गोडसे की विचारधारा कहते हैं तो इसका मतलब ना तो उन्हें गांधी की विचारधारा का पता है, ना गोडसे की विचारधारा का पता है। और राहुल गांधी से हम यह पूरी तरह से एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें किसी भी विचारधारा के बारे में कुछ भी मालूम हो, यह उनसे अपेक्षा करना मेरे विचार से उचित भी नहीं। राहुल गांधी ये कहते हैं कि वो सेक्युलरिज्म की विचारधारा है उनकी, आप कह रहे हैं कि उनकी औरंगजेब की विचारधारा है, आपने कहा उनकी टीपू सुल्तान की विचारधारा है। यहाँ पर आपकी जो एग्जैक्ट आपत्ति है वो क्या है? सेक्युलरिज्म पर आपत्ति है, औरंगजेब और टीपू सुल्तान वाली विचारधारा पर आपत्ति है? क्योंकि टीपू सुल्तान और औरंगजेब ये बताएं मुझे, ये सेक्युलरिज्म विचारधारा कब से हो गई? समझाइए मुझे। आपने कहा कि वो सेक्युलरिज्म एक विचारधारा है, सेक्युलरिज्म विचारधारा कब से होगी? सेक्युलरिज्म जो है वो एक स्टेट की एक एट्रीब्यूट होती है, ये विचारधारा कब से होगी? आप या तो सेक्युलरिज्म की जो यूरोपियन डेफिनेशन है, या तो आप उसको लेके चलिए। भारत में सनातन धर्म में, भारत की परंपरा में तो ये जो सेक्युलरिज्म जिसको बोलते हैं, जिसको हमारे पंडित नेहरू जी ने एंटी हिंदुइज्म के रूप में व्यवहार में प्रचारित किया, ऐसी विचारधारा तो ना तो यूरोपियन सेक्युलरिज्म की है और न कभी वो भारतीय परंपरा में थी। तो ये जिसको कहते हैं कि हमारी सेक्युलरिज्म की आइडियोलॉजी है या सेक्युलरिज्म की विचारधारा है, वो कुछ भी नहीं है, वो वही मानसिक गुलामी है जिसको वो ओढ़ के आज तक चल रहे हैं, जो नेहरू जी ने यहाँ पर प्रतिपादित की, प्रतिस्थापित की। 1976 तक तो वो लीगल भी थी और उसके बाद से लीगल रूप में नहीं रह के व्यवहारिक रूप में आज भी कायम है, जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है। वो ये कहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस जो है वो अतीत मुखी हैं। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तो बीजेपी और आरएसएस इसके लिए भी कांग्रेस पार्टी को 50 साल पुराने 50 साल पहले वाली कांग्रेस को ब्लेम करना शुरू कर देंगे। ये उन्होंने कहा अतीत मुखी होने की बात की। कहा इन्होंने भविष्य मुखी नहीं है, ये फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं है, ये पास्ट ओरिएंटेड है। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया, उसमें उन्होंने कहा कि गाड़ी चलाने के लिए आपको आगे देखना होगा, लेकिन बीजेपी और आरएसएस जो गाड़ी चला रहे हैं वो ज्यादातर पीछे देखकर ही चलाना चाहते हैं। अदिति जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है ना मेरे साथ अन्याय कर रही हैं। अन्याय इसलिए कर रही हैं कि आप ये बताइए, कोई 8-10 साल का बच्चा जो है वो जिस प्रकार की बातें करता है, जिस प्रकार का खेल करता है, और उस प्रकार की बातों पर आप जो है वो मेरी प्रतिक्रिया चाहती हैं। मैं क्या प्रतिक्रिया दूं? उसके लिए जो है प्रतिक्रिया देने के लिए कम से कम कोई ऐसे स्तर का व्यक्ति तो होना चाहिए, उसके कम से कम कुछ IQ तो होनी चाहिए। अब आप कह रहे हैं अतीत की तरफ देखते हैं, भैया अतीत की तरफ कौन देखता है? वो गांधी नेहरू का नाम लेके 24 घंटे तो राहुल गांधी बोलते हैं, तो गांधी नेहरू अतीत हैं या कि भविष्य हैं? अब रेल दुर्घटना के रिजाइन कर देना चाहिए, उसका उदाहरण कहां से लेते हैं? लाल बहादुर शास्त्री जी से लेते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी अतीत हैं या कि भविष्य हैं? और उसके बाद का जो भी उदाहरण है, जितने भी उदाहरण हैं, ऐसा तो हुआ नहीं कि दुर्घटनाएं नहीं हुई। सबसे बड़ी दुर्घटना भारत में हुई थी 1981 में, रेल दुर्घटना। उसमें एक मीटर गेज की ट्रेन थी, वो बिहार में बागमती नदी के पुल से नीचे गिर गई थी और 730 लोग का जो आधिकारिक आंकड़ा है वो दिया गया। और चूंकि वह जो ट्रेन थी वो लगभग पूर्णतः अनरिजर्व्ड थी, इसलिए ये मानते हैं कि ये जो आंकड़ा है ये बहुत ही कम है, संभवतः जो मृत्यु हुई होंगी वो इससे दुगनी होगी। खैर 730 का था, यह आधिकारिक आंकड़ा है। राज किसका था? इंदिरा जी का। इंदिरा जी किस पार्टी की हैं? कांग्रेस की। रेल मंत्री कौन थे? केदार पांडे। कहाँ के थे?
बिहार के, उन्होंने इस्तीफा दिया था क्या? उस समय इस्तीफा न देने के पीछे जो तर्क दिए गए थे देख लीजिए। और आगे आ जाइए, 1995 में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जो फिरोजाबाद में पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ट्रेन थी, वो जाके आगे वाली ट्रेन रुक गई थी किसी कारण से, उससे भिड़ गई थी। 195 लोग उसमें काल कवलित हुए थे। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। और आगे आ जाइए, यूपीए 2 के कार्यकाल में कितनी दुर्घटनाएं हुई, कितने लोगों की मौत हुई। हमारे लालू जी और ममता जी बोल रहे हैं, उनके भी आंकड़े सबके सामने आ चुके हैं। सबके जितने भी हैं वो सबके उसमें जो है वो कार्यकाल में कम से कम 10-10, 15-15 बड़े हादसे हुए, हजारों लोग काल कवलित हुए। लेकिन नहीं, मजाल है कि कहीं आपने लाल बहादुर शास्त्री का जो उत्तम उदाहरण आप देते हैं उसको कभी आपने उसकी पालना करने की बात की हो? कभी नहीं। तो अतीत की तरफ कौन देख रहा है? मैं तो कह रहा हूँ भाई, अतीत चलो, हम मॉडर्न हिस्ट्री में चले जाते हैं तो 10 साल 15 साल पहले की बात कर लो। अब जब राहुल गांधी की बात करनी होती है तब वो बात करते हैं 1957 की, 1956 की, मतलब उस समय चुनाव होने वाले थे, उसके महीने भर पहले रिजाइन कर दिया था क्योंकि चुनाव के बाद दूसरे प्लान थे। खैर, लाल बहादुर शास्त्री वाज अ ग्रेट मैन, मच ग्रेटर देन नेहरू और एनीबॉडी एल्स, इसलिए मैं उनके उसमें नहीं जाता। लेकिन ही वाज 100% पार्टी मैन। पार्टी ने उनको बाद में भी रिवॉर्ड किया। उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में बड़े पद पर थे, फिर मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। तो ये जो बातें ये करते हैं ना, ये सब जो है वो केवल अतीत की बातें करते हैं स्वयं, और आरोप दूसरों पर बढ़ते हैं। तो इसलिए मेरे आपसे है कि साहब, ये जो है इस प्रकार के जो बचकानी बातें हैं उनकी डिफेंस मेरे से क्यों कराती? नहीं, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये बातें दुनिया भर में जा रही हैं संजय साहब, और इन बातों पर दूसरा व्यू पॉइंट आना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने स्टेटमेंट दर स्टेटमेंट आपके सामने रखा ताकि जो डिफरिंग व्यू पॉइंट है, जो वेरिड व्यू पॉइंट है, वो सामने आए और जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचे उन्हें कम से कम इन स्टेटमेंट्स का मूल्य भी पता चले और साथ ही इन स्टेटमेंट्स का काउंटर क्या है वो भी पता चले। इसलिए मैं आपसे, अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ही बचकाना सवाल पूछ रही हूँ आपसे उनके स्टेटमेंट्स उठाकर, तो एक्चुअली मैं खुद विड्रॉ करके आपके माध्यम से एक डिफरेंट व्यू पॉइंट वहां पर कन्वे करना चाह रही हूँ, लोगों तक पहुंचाना चाह रही हूँ, ताकि उन्हें तथ्यों के माध्यम से जो काउंटर व्यू पॉइंट है वो मिले। राहुल गांधी, अब इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी कि क्यों पूछ रही हूँ। राहुल गांधी ये बातें भारत में तो कह नहीं रहे हैं, राहुल गांधी ये बातें कह रहे हैं विदेशी जमीन पर। इसका भारत के लिए, भारत के बारे में जो एक इमेज बनती है, जो एक परसेप्शन बनती है, जो कि हमने ब्रॉडली देखा है, ब्रॉडली एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी का कद, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर रही हूँ इस संदर्भ में, लेकिन जब राहुल गांधी विदेश में बैठकर ये कहते हैं कि इंडिया में ये लड़ाई चल रही, महात्मा गांधी बनाम नथुराम गोडसे की विचारधारा, या जब वो ये कहते हैं कि बीजेपी आरएसएस जो है लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लोकतंत्र को लेकर वो स्टेटमेंट देते हैं, तो उसको लेकर जो लोग ऑलरेडी इंडिया के बारे में एक एंटी इंडिया परसेप्शन क्रिएट करने का झंडा जिन्होंने उठाया हुआ है, उनके लिए क्या ये खाद पानी का काम नहीं करता है? देखिए, जिसको ये करना है वो करेगा, जिसको भारत को नीचा दिखा के और यहाँ पर सत्ता की प्राप्ति करनी है वो करेगा। ये पुरानी मार्क्सिस्ट टेम्पलेट है, ये मैं आपको बता दूं। यदि आप थोड़ा जाएं, क्योंकि बात हमें इसमें अतीत की करनी पड़ेगी, क्योंकि वह पूरी तरह से टेम्पलेट वही चल रही है, और वो ये है कि किस तरह से भारत में सत्ता जो है वो पूरी तरह से फेल हो, फ्लॉप हो। और इसलिए ये लोग जो हैं, ये तो आप देखते हैं कि ये तो यदि कोई प्राकृतिक आपदा भी आती है तो इन लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती है कि चलिए प्राकृतिक आपदा के बहाने ही किसी तरह से हमें भारत को नीचा दिखाने का, मोदी को नीचा दिखाने का अवसर मिला, बल्कि मोदी को नीचा दिखाने के एक
प्रयास में और मोदी को नीचा दिखाने का जो इनका एक ऑब्सेशन है, उसमें चले जाते हैं सीधे-सीधे भारत विरोध पे। अब इसका आप उदाहरण लीजिए और इसकी तुलना कीजिए लेनिन के कार्यकलापों से। आपको याद हो कि प्रथम विश्व युद्ध में लेनिन जर्मनी में बैठ के लगातार प्रचार माध्यमों से यह प्रयास कर रहा था कि किस तरह से रूस की जो सेनाएं हैं वो डिमोरलाइज हो जाएं और रूस की किसी भी तरह से प्रथम विश्व युद्ध में हार हो। यह एक रूसी व्यक्ति जर्मनी में बैठ के कर रहा था और वहां पर जो जार निकोलस सेकंड थे, उन्होंने एक बड़ी गलती की और उन्होंने बड़ी गलती जो थी, मैं ये मानता हूँ, ये मेरा प्राइवेट मत है, इसमें लोग जो है वो अपना अलग व्यू पॉइंट रख सकते हैं, कि मेरा ये मानना है कि बंदा जो था वो थोड़ा वेल मीनिंग था। तो उसने कहा कि भाई समस्याएं हो रही हैं, सेना में विद्रोह हो रहा है, थोड़ा सा कहीं पे एक दो जगह हार मिली और उधर से पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा चल ही रहा था लेनिन का वहाँ बैठ के जर्मनी में। तो यदि लोग कह रहे हैं कि भाई आपके हटने से समस्याएं सुलझ सकती हैं, तो मैं हट जाता हूँ। और यहीं पर उनसे गलती हो गई और ये गलती जो है उसका फायदा उठा के लेनिन जो है वो उसको बाहर की आपकी पश्चिम के जो लोग थे, जर्मनी इत्यादि जो वेस्ट यूरोप के जो जिनका सदैव साम्राज्यवाद में विश्वास रहा है, उन्होंने इनको वहाँ चुपचाप भेजा और जो वहाँ का लोकल रेवोल्यूशन था उसको लेनिन ने हाईजैक किया। और हाईजैक करने के बाद भी जब चुनाव हुए तो लेनिन की पार्टी हारी और उन्होंने चूंकि सेना में अपनी थोड़ी सी पैठ बना रखी थी, सेना के माध्यम से उस ड्यूमा पे कब्जा करके, जिसमें इनकी शायद 190 सीटें आई थी और जो दूसरी पार्टी थी मेंशेविक्स थी, उनकी 295 सीटें थी। उसके बाद भी इन्होंने ड्यूमा पे कब्जा करके और वहां पर फोर्सिबली कब्जा कर लिया। ये टेम्पलेट राहुल गांधी की है। राहुल गांधी को ये ऐसा लगता है मुझे कि उनको ये एक निश्चय हो चुका है कि वो साधारण जो हमारा प्रजातांत्रिक तौर तरीका है उसके माध्यम से वो संभवतः सत्ता नहीं पा सकते। तो इसलिए वो उसी पश्चिमी साम्राज्यवाद का जो इंस्ट्रूमेंट है, इसमें देखिए ब्रिटिश एम्पायर कहीं नहीं गई, ब्रिटिश एम्पायर का हेडक्वार्टर लंदन से शिफ्ट होके और अमेरिका चला गया है, इतना ही हुआ है। ये वही एंग्लो सैक्सन एम्पायर है, वो उसी प्रकार का एस्टेब्लिशमेंट है, वो इसी प्रकार से काम करता है। तो आप ये देखें कि इनके जो भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं इस समय और उनके जो स्पॉन्सर्स हैं, उनका सबका लिंक जो है वो अमेरिकन एजेंसीज से है। अब ये संयोग नहीं है, ये पूरी तरह से प्रयोग है और यह प्रयोग जो है यह बहुत ही सफलतापूर्वक 1917 में किया गया था। वो बात अलग है कि लेनिन जो था वो इतना कठपुतली नहीं था और लेनिन के हाथों से भी बात निकल गई और उसके बाद जो लोग आए वो पश्चिम के पूरी तरह से विरोध में ही खड़े हो गए। लेकिन वो सारा का सारा कार्यक्रम जो है वो बनाया ये पश्चिम के द्वारा ही गया था। ये आप समझ लें अच्छी तरह से। जिसको हम कम्युनिज्म कहते हैं, कम्युनिज्म का जो प्रयोग हुआ है धरातल पर वो हुआ है रूस में और चीन में। लेकिन ये जो फिलॉसफी है, ये दर्शन है, वो कहाँ का है? मार्क्सिज्म को जो भी खाद पानी दिया है वो जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस ने दिया है। आज भी जो आप देख रहे हैं, जो वेस्टर्न एकेडेमिया है और वेस्टर्न एकेडेमिया में जो पूरा कब्जा लेफ्ट का हो रहा है, उसका खाद पानी कहाँ से आ रहा है? उसमें आज भी आप फ्रांस को सबसे आगे पाएंगे। जितना भी ये प्रोपेगेंडा और जो भी ये बोलते हैं, सब लोग ये देखते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है। मैं आपको इसका सोर्स बता देता हूँ। ये सारा का सारा सोर्स जो है ये आता है एक जो फ्रांस के जो लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल्स हैं, क्रिस्टोफ जेफरलॉ और उनका जो पेरिस क्लब है, उसके माध्यम से ये प्रोपेगेंडा आता है। ये पूरी तरह से सप्लांट होके उन्होंने अपना आदमी फिट कर रखा है इनके एस्टैब्लिशमेंट में, राहुल गांधी के, और उसके माध्यम से ये इनको फीड होता है और ये उसको एज इट इज उगल देते हैं।
हम्म। और यह स्थिति हम सबको पता है, हम इस टेम्पलेट को एक बार देख चुके हैं। अंतर इतना है कि नरेंद्र मोदी जार निकोलस II नहीं है, ये चीज भूल जाते हैं। ये मैं अभी आपने फ्रांस का जिक्र किया, मैं फ्रांस में रही जब यूनेस्को एचक्यू में काम करती थी। ये प्रधानमंत्री मोदी और इमैनुअल मैक्रों के बीच रिश्ते जो हैं वो बहुत ही मधुर, तो मैं क्या कहूँ, दोनों के बीच एक अलग ही केमिस्ट्री है। तो एक तरफ वो केमिस्ट्री है, दूसरी तरफ आप फ्रांस में जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट हैं उनका जिक्र कर रहे हैं। ये दोनों एट द सेम टाइम कैसे स्टैंड करते हैं, उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए सर। भाई अल्ट्रा लेफ्टिस्ट तो कोई वो मैक्रो को थोड़ी हर वक्त सपोर्ट करते हैं। वो तो मैक्रो को आजकल ट्रेटर्स मानते हैं, क्योंकि मैक्रो ने जो है वो जो हार्ड लेफ्ट से शिफ्ट होके, और मैक्रो की जो पॉलिटिक्स है वो सेंटर लेफ्ट की है, तो मैक्रो को भी ट्रेटर मानते हैं ना। तो ऐसी बात थोड़ी है। लेकिन जो मैक्रो को इसलिए मजबूरी में करना पड़ता है क्योंकि अदरवाइज जो है वो जिमूर जैसे लोग जो हैं, वो जो राइटिस्ट हैं, वो ना आ जाए, इसलिए करते हैं। अदरवाइज तो दे डोंट लाइक मैक्रोस शिफ्ट टू द सेंटर लेफ्ट फ्रॉम हार्ड लेफ्ट। इंटरेस्टिंग है। सर मैं आपसे लास्ट 2 सवाल लूंगी। मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे ये है कि हमने बहुत सारी बातें की राहुल गांधी के बारे में। उनकी पार्टी से जब ये कहा गया कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत का अपमान क्यों करते हैं, तो अक्सर एक लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट जो उनकी रहती है वो ये रहती है, क्या भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर है कि सरकार पर सवाल उठने से देश सरकार पे सवाल उठाओ ना भाई, भारत में रह के उठाओ। आपने सुना होगा डॉक्टर जयशंकर को, डॉक्टर जयशंकर उदाहरण देते हैं किसका, स्वयं नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हैं कि वो चाइना गए, और चाइना में उस समय वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे और यूपीए की सरकार थी। तो उन्होंने डॉक्टर जयशंकर से ये कहा कि जो नेशनल स्टैंड हैं विषयों पर वो कृपया मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं जो नेशनल स्टैंड है उससे 1 इंच भी इधर उधर नहीं होना चाहता जो मेरे वार्तालाप होंगे चाइना में अलग अलग लोगों से। इसको तो कहते हैं कि एक मैच्योर स्टैंड, कि भाई हमें जो भी लड़ाई करनी है हम करेंगे और जम के करेंगे, तलवारबाजी करेंगे, लेकिन वो अपने घर में करेंगे। जब हम बाहर जाएंगे तो हम देश की बदनामी नहीं करेंगे। ये आपको ध्यान है जब ये गए थे इंग्लैंड, तो एक व्यक्ति ने इनसे यही सवाल पूछा था, और उदाहरण किसका दिया था, इनकी नानी जी का, यानी इंदिरा जी का, कि इंदिरा जी से जब कोई इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए कि आपके साथ जो है वो जेल में किस प्रकार का व्यवहार हुआ, तो इंदिरा जी ने वहाँ ये कहा कि भाई देखिए, मैं अपने देश के बारे में और देश के अंदर की स्थिति के बारे में और वही इसके बारे में कोई बात नहीं करूँ, क्योंकि मेरे देश में जो होता है वो मेरे और जो वहाँ का है उसके बीच में है। उस व्यक्ति ने इनसे पूछा तो आप जो है वो इसके बारे में क्या कहेंगे, तो उसकी बात को इग्नोर कर दिया, उसकी बात का उत्तर ही नहीं दिया। तो देखिए, जब स्टेज मैनेज्ड आपकी क्राउड है, जब आपके जो स्पॉन्सर्स हैं वो कौन हैं, उसमें आपके स्पॉन्सर्स में IAMC है, IAMC के पीछे कौन है, ISI है। आपका स्पॉन्सर वो कौन सा है, वो इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, IMANA है। आपके स्पॉन्सर्स में सुनीता विश्वनाथ हैं जो उनके साथ में बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। आप वहाँ पे बैठ के जो जासूसी में पकड़ा गया है भारत में, वो उसको आप वहाँ बैठ के सपोर्ट करते हैं। तो ये तो एक बहुत ही इमेच्योर किस्म का है, एक बिल्कुल जो कहते हैं ना बचकाना किस्म का है। भाई तुम वहाँ बैठ के बदनामी करके अमेरिकन इंडियंस में ये करके तुम क्या कर लोगे भाई? उनके कितने वोट है बेचारों के? जो भी वो वहाँ आए थे, जो मैंने अपने सोर्सेस से पता किया है, उसमें 90% से ऊपर वो लोग थे जो भारतीय हैं ही नहीं। IAMC पूरी तरह पाकिस्तानी संस्था है, नाम रख रखा है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल। इसी तरह से आपके IMANA है, इसी तरह से आपके ये सुनीता विश्वनाथ के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हैं,
इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस मिल के पूरा जॉर्ज सोरोस इन्वॉल्व है, CIA फंडेड एजेंसीज हैं, ये पूरा का पूरा IAMC मेना वगैरह मिलके लॉबिंग करते हैं USCSI RF के पास। हम अपने चैनल पे दिखा चुके हैं सब इनके जो आसपास के लिंकेजेस हैं। तो ये तो वहाँ पर भले ही कुछ ऐसे लोग जिनको चीज़ों की जानकारी ना हो, 90-10 का जब रेशो होगा तो क्या होगा, आपने देखा था ना जब किसी ने वहाँ पर नेशनल एंथम गाया, भारत का राष्ट्रीय राष्ट्रगान गाया, तो वहाँ लोग उठे ही नहीं। मुश्किल से 5-10 लोग वहाँ पर उठे, क्योंकि वही 5-10 लोग भारतीय थे, बाकी सब बाहर गए थे। तो ये सब दिखा के जो यहाँ कुछ मेरे ख्याल से बहुत अल्पसंख्या में जो पश्चिम के गुलाम हैं, उनको इम्प्रेस करने के अलावा आप क्या कर सकते हो? बल्कि और जो है वो लोगों में आपकी जो अपरिपक्वता है वो और सुदृढ़ होती है। आपको ध्यान होगा कि राहुल गांधी का जो पतन था वो तब आरंभ हुआ था जब उन्होंने अर्नब गोस्वामी को एक इंटरव्यू दिया था। उसके बाद में लोगों ने निश्चय हो गया कि ये तो बिल्कुल अपरिपक्व व्यक्ति है। अब आप जाके अमेरिका में इस तरह की बातें करके, अभी जाके कुछ ही दिन पहले आप लंदन में जाके आए हो, अमेरिका में जाके आए हो, आपकी जो अपरिपक्वता है उसको आप सुदृढ़ ही कर रहे हैं। आप वहाँ ब्राउनी पॉइंट्स लेके क्या करेंगे? वहां पे तो जो लोकल पेपर है उस तक में उसमें कोई मेंशन नहीं आता। ये तो यहाँ लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, इसलिए हाईलाइट हो जाते हैं। जी, थैंक यू सर, संजय सर, आपने जो टाइम दिया था उसी के भीतर ये ब्रॉडकास्ट मैं कंक्लूड करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना डिटेल में जाकर जो स्ट्रेटेजी है, जो फंडिंग मिल रही है, ऑर्गेनाइजर्स कौन है, राहुल गांधी एग्जैक्टली किस स्ट्रेटेजी पर आगे बढ़ रहे हैं और क्यों राहुल गांधी के लिए बेहतर होता है, इन सारी बातों को वो देश के भीतर उठाते बनाम इसके कि विदेशी जमीन पर जाकर इस तरह की बयानबाजी उनके द्वारा की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस ब्रॉडकास्ट को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।